हम लोगों को दे देंगे। जी। अनीश, आपसे स्टार्ट करते हैं। ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप छोटा सा एक दे दीजिए अपना प्लीज, तो उसके बाद हम लोग आयुष की क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं प्लीज। अनीश, जी सर। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपका चाह रहे हैं। सर हिंदी में दे हाँ दें? हाँ, हिंदी में, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आई एम कंफर्टेबल विद ऑल लैंग्वेजेस। जी सर, मैं अनीस प्रसाद सिवान डिस्ट्रिक्ट से हूँ सर। ओके। और मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूँ और मैं अभी ADIS कर रहा हूँ। ओके, गुड, थैंक यू। अनस, सैयद अनस, थोड़ा सा हाँ सर। इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपना दे दिए, क्योंकि My name रिकॉर्ड। is Mohammed. My name is Syed Mohammed Anas. ओके, I am from Siwan, Bihar. I have 12th complete in 2012. गुड। व्हाट अबाउट सुलेमान, And प्लीज। So I'm Suleiman Ahmed. I'm from Azamgarh. ओके, I completed my high school and ITI. After that, 3 month course was. ओके, After that, I started this. गुड, great. Hi. So all guys are freshers. So let's Yes. start our first lecture. I'm sharing my screen to you. Just have a look. Yes. स्क्रीन विजिबल है आपको? Yes. स्क्रीन शेयर हो गई? ये आयुष की मैनेजिंग सेफली स्लाइड आपको दिख रही है? दिख रही है क्लियर? नहीं सर, अभी नहीं दिख रही है। स्क्रीन शेयर है लेकिन दिख नहीं रहे हैं। ओके, वेट, लेट मी। जी सर, दिख रही है। ठीक है, दिख रही? हाँ, Yes, ओके sir. ओके। सो प्लीज अपने माइक ऑफ कर लीजिए। अगर लेक्चर्स के बीच में कुछ आपको क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस पुट करना है, तो आप उस पे ऑप्शन हैंड रेस का होता है, आप हैंड रेस कर सकते हैं इस टाइप से। सो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ जो है वो आप कुछ डाउट्स हैं, तो मैं उस पर रुक करके डिस्कस कर लूँगा, ठीक है? इन द मीन टाइम्स Okay. अपना माइक प्लीज ऑफ रखिएगा, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, हम लोग को वी हैव टू सेंड इट टू others. So let's start. So institution of occupational safety and health, आयुष managing safely. इसमें 7 मॉड्यूल्स हैं, 7 मॉड्यूल्स यानी चैप्टर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, और फर्स्ट मॉड्यूल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका पहला मॉड्यूल या पहला चैप्टर जो है वो है इंट्रोड्यूसिंग मैनेजिंग सेफली। मैनेजिंग सेफली को इंट्रोड्यूस करना, हाउ वी कैन मैनेज द सेफ्टी एट वर्क प्लेस, हम किस तरीके से अपने वर्क प्लेस के ऊपर सेफ्टी को कर सकते हैं। सबसे बेसिक क्वेश्चन अराइज होता है कि सेफ्टी करना क्यों जरूरी है। हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम काम करते हैं, वर्क प्लेस है, एक इंडस्ट्री है जहां पर हम वर्क करते हैं, तो वहां पर सेफ्टी क्यों करें या वर्क को सेफली मैनेज क्यों करें। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों का अराइज होता है, और इस मॉड्यूल्स के अंदर थ्रू आउट दिस मॉड्यूल्स हम लोगों को यही सीखने को मिलेगा, जो की लर्निंग पॉइंट्स होंगे कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू मैनेज सेफली। वर्क प्लेस पे सेफ्टी करना क्यों जरूरी है, या वर्क प्लेस को सेफली मैनेज करना क्यों जरूरी है। और दूसरी जो की लर्निंग पॉइंट्स हम लोगों को मिलेगा कि व्हाई इज योर रोल, व्हाट इज योर रोल इन इन्फ्लुएंसिंग मैनेजिंग सेफली। हम आपका क्या रोल है एज ए बीइंग सेफ्टी ऑफिसर या एज ए बीइंग एम्प्लॉय ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज योर रोल, या आपका क्या रोल है जो कि वर्क प्लेस की हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने में इन्फ्लुएंस कर सकती है। सो द पहला क्वेश्चन जो अराइज होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू मैनेज सेफली। क्यों जरूरी है कि हम वर्क प्लेस पे सेफ्टी करें, क्या जरूरत है कि सेफ्टी करें। बगैर सेफ्टी के भी तो काम किया जा सकता है, विदाउट सेफ्टी भी तो काम कर सकते हैं, जिससे हमारा काम भी तेज होगा, किसी तरीके के हिंड्रेंस नहीं होगी, किसी की रोक टोक नहीं होगी। तो व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू मैनेज सेफली। जस्ट फॉर ए मोमेंट, एक थोड़े से मोमेंट के लिए आप सोच के देखिए कि
एक सीरियस एक्सीडेंट्स होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर आप काम कर रहे हैं। अब उस ऑर्गेनाइजेशन की नजर में इसका क्या मतलब है इस एक्सीडेंट का, या आपकी नजर में इस एक्सीडेंट्स का क्या मतलब है उस एक्सीडेंट्स के बारे में। फिर उसके बाद सोचिए कि उस इंजर्ड वर्कर के बारे में सोचिए, उसकी जो वर्कर्स की जो कॉस्ट, पर्सनल कॉस्ट आएगी उस एक्सीडेंट्स को लेकर के, उसके बारे में सोचिए, वर्कर्स के पेन के बारे में सोचिए, और जो उसको सफरिंग्स होगी, उसको झेलना पड़ेगा उस एक्सीडेंट्स के बारे में, उसके बारे में सोचिए। उस एक्सीडेंट्स का क्या इफेक्ट होगा जो उसके आसपास के उसके जो दोस्त काम कर रहे थे साथ में, जो कलीग्स थे उसके काम कर रहे थे, उनके ऊपर क्या इफेक्ट होगा इसके बारे में सोचिए। उसके फ्रेंड्स, उसके फैमिली, उसके बारे में सोचिए। तो डिफरेंट जब सिचुएशंस को हम सोचते हैं किसी भी एक्सीडेंट्स को लेकर के, अब फॉर एग्जांपल हमारे वर्क प्लेस पे एक ही एक्सीडेंट हुआ, एक से सीरियस एक्सीडेंट हुआ। अब उसका सिर्फ एक्सीडेंट्स का इफेक्ट सिर्फ एक पर्सन के ऊपर नहीं आता है कि ओनली एक ही बंदा है जो उससे इफेक्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट एक लेबर के साथ हुआ तो सिर्फ वही इफेक्ट हो रहा है, नहीं, सिर्फ वही इफेक्ट नहीं होता है, बल्कि उससे रिलेटेड उसके जो कलीग्स होते हैं, उसके जो फ्रेंड्स होते हैं, उसकी जो फैमिली होती है, उसकी जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं, इवन की जो सोसाइटी में साथ में होते हैं, सब लोग सफर करते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि उसके बारे में भी सोचिए, उनकी फैमिली के बारे में सोचिए, उनके लॉन्ग हॉस्पिटल स्टे के बारे में सोचिए, और ये भी हो सकता है कि वो कभी दोबारा काम ना कर सके। सो कहा, इफ इट इज शोन दैट द एक्सीडेंट्स हैपन बिकॉज ऑफ फेलियर टू मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क इन द ऑर्गेनाइजेशन, देन व्हाट विल हैपन। अगर ये प्रूफ होता है कि जो एक्सीडेंट हुआ है वो ऑर्गेनाइजेशन की फेलियर की वजह से हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन फेल हो गई है हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने में अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो रेगुलेटर्स जो हैं, जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, जो अथॉरिटीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ इंडिया के अंदर जो फर्स्ट इंक्वायरी अथॉरिटीज या फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो फर्स्ट एक्शन अथॉरिटीज जो दी जाती है वो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को दी जाती है। पुलिस डिपार्टमेंट उसमें इंटरफेयर करती है और उसके बाद कोर्ट उसमें इंटरफेयर करता है, उसके साथ में जो कंसर्न अथॉरिटी और भी होती है वो इंटरफेयर करती है। फॉर एग्जांपल लेबर मिनिस्ट्री, लेबर इंस्पेक्टर होता है, लेबर इंस्पेक्टर यहाँ पर जांच पड़ताल करेगा, वो इंटरफेयर करेगा। डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट इंटरवीन करेगा, रिपोर्ट देगा। उसके बाद कोर्ट उसके अंदर इंटरफेयर करेगा, इंटरवीन करेगा। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन की गलती की वजह से वो चोट लगी है उस वर्कर को, जिसकी वजह से वो अब कभी काम नहीं कर पाएगा, जो सीरियस एक्सीडेंट हुआ है, तो बहुत से सीरियस एक्शन उस कंपनी के खिलाफ लिए जा सकते हैं कंसर्न अथॉरिटी के द्वारा। हो सकता है लेबर मिनिस्ट्री ही एक्शन ले, उसके ऊपर फाइन लगा ले, है ना। हो सकता है कोर्ट में जो प्रोसिक्यूशन हो, जो मुकदमा चले, उस पर फाइन लगाया जाए, या जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए उसको इम्प्रिजमेंट हो जाए, जेल हो जाए। तो बहुत से वर्स्ट सिचुएशन क्रिएट हो सकती हैं। बहुत से जो आउटकम है इसके, जो निकल के सामने सिचुएशन आ रही है, उसमें देखा जाता है बहुत सी गड़बड़ चीजें हो सकती है। सो देयर में ऑल्सो बी ए पर्सनल इंजरी क्लेम फ्रॉम द इंजर्ड पर्सन। जो जिसको चोट लगी है वो इंजरी क्लेम भी करेगा, जो अपना पर्सनल क्लेम करेगा, और उसको पैसे भी देने पड़ेंगे। उसकी लॉस्ट जो हुई है, जो अर्निंग लॉस हुई है, उसके अकॉर्डिंग उसको मुआवजा देना पड़ेगा। उसके लिए क्या होता है, लेबर कमिश्नर होता है, लेबर कमिश्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर स्टेट के अंदर कि लेबर्स को क्लेम दिलवाया जाए। लेबर के लिए अलग से कोर्ट होती है, इसको लेबर कोर्ट कहा जाता है। एक सिविल कोर्ट होती है, एक क्रिमिनल कोर्ट होती है, एक लेबर कोर्ट भी होती है हम लोगों के यहाँ। सो मे बी दैट डजंट अलार्म यू टू मच। हो सकता है जो ऑर्गेनाइजेशन का मालिक है वो बहुत ही फिल्थी रिच पर्सन है, सो मे बी दिस कॉस्ट इज नॉट गोइंग टू हिट हिम टू हार्ड। हो सकता है ये फाइनेंशियल टर्म्स और फाइनेंशियल कॉस्ट 5 लाख 10 लाख उसको हिट ना करे, क्योंकि वो बहुत फिल्थी रिच पर्सन है, एंटरप्रेन्योर है वो। तो ये छोटे मोटे हो सकता है उसको जो है वो बहुत ज्यादा असर ना करे, बट बहुत सी कॉस्ट ऐसी होती हैं जो हिट करेंगे उनको। बट थिंक अबाउट द रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अपनी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन के बारे में सोचें कि रेपुटेशन जो खराब हो रही, जो गुडविल खराब हुई, जो कस्टमर से रिलेशन खराब हो गए। अब अगर गुडविल खराब हो गई तो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट भी मिलना मुश्किल है उस कंपनी को। अब फॉर एग्जांपल हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो अच्छे से L&T लार्सन एंड टर्बो के अंडर में सब कॉन्ट्रैक्टर की तरह हम काम कर रहे हैं, लेकिन एक 2-3 एक्सीडेंट ऐसे कर दिए कि आगे से फिर वो कॉन्ट्रैक्ट देना बंद कर दिया हमको। तो उसके रिगार्डिंग क्या सोच रहे हैं आप?
तो कहा कि जब एक एक्सीडेंट होता है, सिर्फ सोचिए कि एक एक्सीडेंट हो रहा है जो कि सीरियस एक्सीडेंट्स है, तो इंजर्ड वर्कर्स की क्या सिचुएशन होगी, उसके पर्सनल कॉस्ट है, पेन्स है, सफरिंग होगी, कलीग्स उसके बारे में सफर करेंगे। भाई कोई एडमिट हो जाएगा, हाथ पैर टूट जाएगा, तो उसके दोस्त भी तो जाएंगे हॉस्पिटल में केयर करने के लिए, उसकी फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज हैं, उनके उनके जो कलीग्स साथ में काम कर रहे थे, उन एक्सीडेंट की वजह से उसका मोरल डाउन हो जाएगा। इंथुजियाज्म के साथ काम कर रहे थे, उत्साह के साथ काम कर रहे थे, मशीन को ऑपरेट कर रहे थे, उनकी क्वालिटी, उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी थी, लेकिन एक एक्सीडेंट देखा कि एक वर्कर का बगल में ही मशीन से हाथ कट गया। अब वो देख के डर गए, उनके दिल में भी फियर फैक्टर आ गया, अब वो स्लो काम करने लगे, उनकी क्वालिटी डिग्रेड हो गई, उनकी प्रोडक्शन लेवल कम हो गया। तो इफेक्ट सिर्फ एक बंदे पे नहीं आता है, एक एक्सीडेंट का जो इफेक्ट होता है वो उस वर्कर के ऊपर आता है, उसके आसपास के लोगों पे होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के ऊपर आता है, उसकी फैमिली, फ्रेंड्स जितने भी होते हैं सब सफर करते हैं, सोसाइटी उसको सफर करती है। तो उसके बाद फिर कॉस्ट बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन को और भी झेलना पड़ता है, कोर्ट के प्रोसिक्यूशन झेलने पड़ते हैं, क्लेम्स देखना पड़ता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है जिसके तहत क्लेम देना पड़ता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के मालिक को हो सकता है कि बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हो तो ये 5 लाख 10 लाख हिट ना करें, लेकिन उसके अलावा कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं, कुछ ऐसे नुकसान होते हैं जो हिट करेंगे उसको। उसकी अगर स्टोरी न्यूज़पेपर में चलने लगे या न्यूज़ में डायरेक्ट लाइव चलने लगे उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो उसकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, गुडविल खराब हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट मिलना बंद हो जाएंगे, क्लाइंट्स, कस्टमर उसके लॉस हो जाएंगे, तो फिर बिजनेस रन नहीं कर सकता है वो ज्यादा हिट करेगा इन कंपेरिजन टू ये कॉस्ट। रेपुटेशन का चला जाना, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल अक्सर हम देते हैं कि एक सऊदी अरेबिया के अंदर एक बिन लादेन कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, वो बहुत वर्ल्ड लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन में से एक ऑर्गेनाइजेशन थी, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी। सिटी मक्का में ड्यूरिंग हज सेशन के अंदर एक क्रेन थी जिसमें सेफ्टी की कमी हुई और ऊपर से एक बिजली गिरी, लाइटनिंग अरेस्ट हुआ और उसकी क्रेन के बूम पे गिरी और उसकी वजह से, वो हैवी ड्यूटी क्रेन थी, बहुत बड़ा बूम था और वो लोगों के ऊपर गिर गई। गिरने की वजह से कई लोगों की डेथ हो गई, लगभग 30-40 लोगों की डेथ हुई उसके अंदर। तो उस एक एक्सीडेंट की वजह से, वहां की गवर्नमेंट ने उस ऑर्गेनाइजेशन के सारे कॉन्ट्रैक्ट और लाइसेंस कैंसिल कर दिए और 7 दिन के अंदर अंदर उस ऑर्गेनाइजेशन के सारे कॉन्ट्रैक्ट उस पूरी सिटी के अंदर बंद कर दिए गए, पूरे कंट्री के अंदर बंद कर दिए गए, उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। उसके क्लाइंट्स जिसके लिए वो काम कर रहे थे जगह जगह साइट के ऊपर, सबसे कह दिया कि इसका पेमेंट स्टॉप कर दीजिए, रिलीज मत करिएगा और इससे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दीजिए। तो 7 दिन के अंदर वो ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो गई, जिसको बनाने के लिए बहुत टाइम लगा था कि 70 साल लगे होंगे। तो एक एक्सीडेंट की वजह से 7 डेज के अंदर उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम खत्म हो गया। तो एक्सीडेंट इज नॉट ए सिंपल थिंग, इट कैन ruin द रेपुटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद इन ए सिंगल डे। एक सिंगल डे के अंदर एक सिंपल सा एक एक्सीडेंट हो सकता है कि उसकी 60-70 साल की मेहनत को एकदम बेकार कर दे, खराब कर दे। Why is it important to manage safely? क्यों जरूरी है वर्क प्लेस को सेफली मैनेज करना? तो इस बात से कुछ चीजें क्लियर हुई कि क्यों जरूरी है सेफ्टी करना। तो ऊपर देखेंगे तो यहां पर 3 की रीजन लिखे मिलेंगे आपको, मॉरल रीजन, लीगल रीजन एंड फाइनेंशियल रीजन। There are 3 basic reasons for maintaining the good standard of health and safety at workplace. 3 रीजन होते हैं, 3 कारण होते हैं जिसकी वजह से वर्क प्लेस के ऊपर हेल्थ एंड सेफ्टी करनी चाहिए। कोई आपसे सवाल पूछ ले कि भाई सेफ्टी क्यों करें हम अपनी साइट के ऊपर, अभी तक तो नहीं करते आ रहे हैं, अभी क्यों करें, तो आप क्या जवाब देंगे कि 3 रीजन की वजह से सेफ्टी की जाती है। पहला रीजन होता है मॉरल रीजन। मॉरल रीजन क्या होता है? नैतिक जिम्मेदारी, हमारी और आपकी कुछ नैतिक जिम्मेदारियां हैं। नैतिक जिम्मेदारी क्या करती है कि इंसान हो तो इंसान की तरह बिहेव करो, ऐसा नहीं है कि इंसान हो तो जानवरों की तरह बिहेव करो, कि ऐसा काम करो खुद भी सेफ रहो और दूसरों को भी सेफ रखो, ऐसा काम करो कि खुद भी डिजीज फ्री रहो और दूसरे को भी डिजीज फ्री रखो। तो कहा मॉरल रीजन रिलेट्स टू द मॉरल ड्यूटी दैट वन पर्सन हैज टू अनदर। आई हैव सम मॉरल ड्यूटी अगेंस्ट यू, you have some moral duty against me. So everybody has some moral responsibility and moral duty. So the moral reason for managing health and safety relates to the moral duty that one person has to another.
When health and safety is not managed properly at your workplace, so people get killed, injured in a gruesome way, or suffer terrible diseases that have a massive impact not only on that worker, that person, but also on their dependents, their family, their friends, their colleagues. So society as a whole consider these events to be morally unacceptable. An injury or ill health should not be a price that has to be paid by the worker to feed their family. हमारी और आपकी नैतिक जिम्मेदारियां हैं, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। जब हेल्थ एंड सेफ्टी हम वर्क प्लेस के ऊपर नहीं मैनेज करेंगे तो लोगों की डेथ होगी, लोग मरेंगे, लोगों को बहुत ही गंभीर चोट लगेगी, गंभीर बीमारी हो जाएगी, जिसका जो इफेक्ट है वो सिर्फ उसके ऊपर नहीं बल्कि उसकी फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग और सोसाइटी के ऊपर भी जाएगा। सो सोसाइटी इस इवेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करती है, मॉरली एक्सेप्ट नहीं करती है। आप एक लेबर को बुलवाइए काम करने के लिए अपने घर पे, जानते हुए कि वहां पर खतरा है, उसको बीमारी हो जाएगी या चोट लग जाएगी, उसको भेज दीजिए और समाज के सब लोग जानते हों, उसके बाद उसको जब चोट लग जाएगी तो ये चीज एक्सेप्ट करेगी? कोई समाज का कोई अच्छा व्यक्ति एक्सेप्ट कर सकता है मॉरली कि गलती उसी की थी? नहीं, गलती हमारी थी, हम उसको बुला के लेके आते और जानबूझ के उस हजारडस प्लेस पे हमने उसको भेजा। हमको उसको ट्रेन करना चाहिए था, हमको उसको अवेयर करना चाहिए था, हमको उसकी पीपीज देनी चाहिए थी, उस खतरे के बारे में बताना चाहिए था, काम को सही तरीके से बताना चाहिए था, तब हमको भेजना चाहिए था, इंट्रोड्यूस करना चाहिए था। सो सोसाइटी एज ए होल कंसीडर दीज इवेंट्स टू बी मॉरली अनएक्सेप्टेबल। और कोई एक वर्कर आ रहा है काम करने के लिए तो इंजरी और इल हेल्थ यानी बीमारी और चोट उसके लिए नहीं है कि वो यहाँ आए हमारे घर के ऊपर और उसको चोट लगे और बीमार हो जाए। वो अपने बच्चों को पेट भरने के लिए आया है और हमारी वजह से बीमार हो जाए और चोट लग जाए। सो इंजरी और इल हेल्थ शुड नॉट बी ए प्राइस दैट हैज टू बी पेड बाय द वर्कर टू फीड देयर फैमिली। इंजरी और इल हेल्थ जो है वो नहीं होना चाहिए कि वो बच्चों को फीड कराना है, उसको खिलाना पिलाना है, पालना है, पालन पोषण करना है, तो उसको इंजरी लगे, चोट लगे या गंभीर बीमारी हो जाए तो ये मॉरली एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो पहला रीजन होता है कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसकी वजह से सेफ्टी करनी चाहिए। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। 100 में 5% लोग करेंगे, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये हमारे एम्प्लॉय हैं, इनको चोट और बीमारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन 90% लोग तो तब भी उसको नेग्लेक्ट करेंगे। तो दूसरा रीजन होता है लीगल रीजन। लीगल रीजन रिलेट्स टू द नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लॉज दैट हैज, भाई हमारे इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ भी हेल्थ एंड सेफ्टी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। फॉर एग्जांपल्स फैक्ट्री की बात करते हैं तो फैक्ट्री एक्ट 1948 है, जिसका अमेंडमेंट जो है वो 87, अमेंडमेंट मतलब सुधार करके जो टॉप में आया, उसमें बदलाव किए जाते हैं ना, अमेंडमेंट्स होते हैं एक्ट के अंदर। तो फैक्ट्री एक्ट 1948 अमेंडमेंट 87 है, वो एक्ट है। उसको आप खोल के जैसे ही पढ़ेंगे तो उसके अंदर रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी होंगी, तो उस पर साफ साफ लिखा मिलेगा कि लीगल ड्यूटीज या मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर, मालिक की जिम्मेदारियां लिखी हुई मिलेंगी आपको। अब मालिक की जिम्मेदारियां क्या है? मालिक की जिम्मेदारी है कि जो वर्कर्स है, जो एम्प्लॉइज है, उसको सेफ वर्क प्लेस प्रोवाइड करके दे। सेफ वर्क प्लेस का मतलब क्या होता है? ऐसा वर्क प्लेस जहाँ पर कोई खतरा ना हो, कोई हैजर्ड ना हो, कोई हजार्ड ना हो, है ना, उसको हम सेफ वर्क प्लेस कहेंगे। तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड अ सेफ वर्क प्लेस टू द एम्प्लॉय। मालिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सेफ वर्क प्लेस प्रोवाइड करे। प्लीज सुलेमान, आवाज नहीं आ रही। आवाज अभी भी नहीं आ रही है? आ रही है सर, अब क्लियर आई है। इससे पहले एकदम स्लो आ रही थी। स्लो आ रही थी, ठीक है जी तो अभी क्लियर है ना? जी सर, अभी क्लियर। ओके, सो लीगल रीजन है कि हमारी नेशनल लॉज हैं, इंटरनेशनल लॉज हैं। कानून जो है वो नेशनल भी हैं और इंटरनेशनल भी हैं। हम लोग दोनों कानून अलग अलग कंट्रीज में जाएंगे, अलग अलग जगह पर, तो नेशनल लॉज और इंटरनेशनल लॉज दोनों फॉलो करते हैं हम लोग। तो नेशनल लॉज में जैसे फैक्ट्री एक्ट 1948 अमेंडमेंट 87 के अंदर देखा कि मालिक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। मालिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सेफ वर्क प्लेस प्रोवाइड करके दे, वो वर्क प्लेस जहाँ पर जो फ्री फ्रॉम हैजर्ड हो, हजार्ड ना हो भी तो कंट्रोल फॉर्म में हो। मालिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वर्कर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, काम कराने से पहले, खतरे वाले काम में भेजने से पहले ट्रेनिंग प्रोवाइड करे। मालिक की जिम्मेदारी है कि वर्कर्स को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करे, पीपीईज प्रोवाइड करे।
मालिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सुपरविजन मेंटेन करे। मालिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वर्कर्स को हजार्ड के बारे में एजुकेट करे। मालिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चोट लग जाए तो उसको एड्स प्रोवाइड करे, यानी कि जो हेल्थ एड्स हैं उसको प्रोवाइड करें, हॉस्पिटलाइजेशन है या फिर फर्स्ट एड। ये मालिक की जिम्मेदारियां लिखी हुई हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर लिखी हुई है। तो अगर एक भी लॉ या रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो पूरा नहीं करता है तो वो पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ या तो फिर प्रोसिक्यूशन होगा। प्रोसिक्यूशन में अगर गिल्टी पाया जाएगा तो फाइन लगाया जाएगा या इम्प्रिजमेंट किया जाएगा, या अगर गिल्टी नहीं पाया जाएगा तो उसको रिलीज कर दिया जाएगा। तो लीगल रीजंस होता है। दूसरा है कानून है, इस वजह से सेफ्टी करना चाहिए। तो नेशनल लॉज हैं, इंटरनेशनल लॉज हैं, उन सारे लॉज में देखेंगे तो मालिक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मालिक की नहीं है बल्कि एम्प्लॉइज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो मालिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करे और जो काम करने वाले लोग हैं, एम्प्लॉइज हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें। तो लीगल रीजन की वजह से करना पड़ेगा। अगर कोई नहीं करता है, ब्रीच ऑफ लॉ करता है, कानून का उल्लंघन करता है, नियम का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन होता है, मुकदमा लिखा जाता है। प्रोसिक्यूशन में अगर गिल्टी पाया जाएगा तो उसके ऊपर फाइन लगाया जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा, या फिर सेंट टू द जेल या बैक टू द बार होगा, जेल के सलाखों के पीछे होगा। तो दूसरा रीजन है लीगल रीजन, जिसकी वजह से करना ही पड़ेगा। मॉरल रीजन में तो नैतिक जिम्मेदारी है, करो या ना करो, लेकिन लीगल रीजन की वजह से हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज ही करना पड़ेगा। वर्क प्लेस को हेल्थ एंड सेफ्टी, वर्क प्लेस की हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना पड़ेगा। जो भी काम कराइए वो सेफ्टी के साथ कराइए। जितने भी खतरे हैं, हजार्ड हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है, उसको रिमूव कर दीजिए। फिर तीसरा रीजन बताया फाइनेंशियल रीजन। जितने भी एक्सीडेंट होते हैं, चाहे छोटा एक्सीडेंट हो चाहे बड़ा एक्सीडेंट, चाहे वो किसी व्हीकल्स का टूटना हो, आपके साइड के ऊपर बहुत से व्हीकल्स मिलेंगे, तो व्हीकल्स बहुत सारे होंगे, उसका टूट फूट होना हो, या किसी मशीन का टूट फूट होना हो, या किसी वर्कर को चोट लग जाना हो, तो किसी भी टाइप्स का अगर एक्सीडेंट होता है तो उसमें फाइनेंशियल लॉस होता है, यानी पैसे का नुकसान होता है। फाइनेंशियल लॉस जो भी एक्सीडेंट का होता है, उस एक्सीडेंट का जो फाइनेंशियल लॉस होता है वो दो तरीके का होता है। उसको कहते हैं हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। जो एक्सीडेंट की कॉस्ट होती है किसी भी एक्सीडेंट की, वो एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट, एक होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। दो तरह की कॉस्ट होती है। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में ये कहा जाता है कि जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है बहुत ही छोटी यानी कम होती है, जिसको आप एक्सीडेंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे चोट लगी है तो फर्स्ट एड देना पड़ेगा, तो फर्स्ट एड की कॉस्ट होगी। चोट लगी तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, तो हॉस्पिटल की मेडिकल का खर्चा होगा। चोट लगी है तो उसको सिक लीव देना पड़ेगा, तो उसका पैसे, फिर उसके बाद और भी उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। ये सारी की सारी कॉस्ट जो सामने सामने हम लोग को दिखाई देती है, इसको हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। लेकिन कुछ कॉस्ट होती है जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, जो दिखाई नहीं देती है, और जो दिखाई नहीं देती हैं, जिसको कैलकुलेट भी नहीं कर सकते हैं, यानी इजिली काउंट भी नहीं कर सकते हैं कि कितने का नुकसान हुआ, वो छिपी हुई कॉस्ट होती है। उसको समझाने के लिए एक आइसबर्ग की थियरी बताई गई। आइसबर्ग थियरी में कहा जाता है कि समंदर में बर्फ की चट्टान जब तैरती है तो उसका एक छोटा सा पार्ट ऊपर निकला होता है, और उसका 1/10 पार्ट जो होता है, 10वां जो हिस्सा होता है, वो नीचे छिपा होता है, जो कि दिखाई नहीं देता है। तो ऊपर वाला जो दिखाई देने वाला हिस्सा होता है वो डायरेक्ट कॉस्ट होता है, और जो नीचे छिपा होता है, जो नहीं दिखाई देता है, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट में जैसे वर्कर्स का एक मोरल डाउन हो जाना, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी लॉस हो जाना। तो प्रोडक्टिविटी लॉस हो गई वर्कर्स की तो प्रोडक्शन भी घट जाएगा। अगर गुडविल नुकसान हो गया, गुडविल लॉस हो गई, यानी कि आपका नाम खराब हो गया, तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट यानी कि छिपी हुई हिडन कॉस्ट होगी। एक्सीडेंट होगा, टाइम खराब होगा, प्रोडक्शन डिले होगा, उसको मेकओवर करने के लिए ओवर टाइम कराना पड़ेगा आपको। तो इस तरीके की बहुत से इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं जो कि इनकर्ड होती हैं एक्सीडेंट्स के वजह से, एक्सीडेंट्स के ऊपर। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। तो फाइनेंशियल लॉस जो होता है वो भी एम्प्लॉयर को समझ में आया कि मॉरल रीजन की वजह से सेफ्टी करना, तो समझ में आए तो करो, ना समझ में आए मत करो, चलो ठीक है। 5% लोग करते हैं, लेकिन लीगल लॉ है, कानून है कि सेफ्टी करना ही करना पड़ेगा, तो वो इसकी वजह से करना होगा। फिर तीसरा है फाइनेंशियल लॉस की एक्सीडेंट में अगर आप एक्सीडेंट को बचाने के लिए आप सेफ्टी करते हैं तो आपका पैसे का नुकसान नहीं होगा, फाइनेंशियल लॉस से आप बचेंगे। तो देयर आर 3 रीजन फॉर
maintaining the good standard of health and safety at workplace. First is moral reason, second one is legal reason and third one is financial reason. 3 रीजन की वजह से हेल्थ एंड सेफ्टी की जाती है वर्कप्लेस के ऊपर। दूसरा सवाल पूछा कि व्हाट इज योर रोल इन इन्फ्लुएंसिंग मैनेजिंग सेफली, आपका क्या रोल है मैनेजिंग सेफली को इन्फ्लुएंस करने में। जब पीछे आपने देखा कि सो वी हैव टॉक्ड अबाउट द कंपनी सो फार, कंपनी के बारे में हम लोगों ने अब समझ लिया, बात कर लिया। अब हम अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करते हैं, हमारी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो बताया कि जैसे फॉर एग्जांपल हम एक फ्रंट लाइन के सेफ्टी के बंदे हैं जो कि खड़े होकर के रिप्रेजेंटेटिव हैं। अब हम सेफ्टी ऑफिसर हैं जो कि खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो हम क्या है फ्रंट लाइन में हैं, तो हम किसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम एम्प्लॉयर यानी मालिक के रिप्रेजेंटेटिव बन करके खड़े होते हैं, सेफ्टी के बंदे। और हम रिप्रेजेंटेटिव उसके हैं तो उसी की बातों को हम लोग यहाँ पर इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, उसी के कमिटमेंट को, उसी के प्रोमिसेस, उसी के वादे को हम लोग यहाँ पर इम्प्लीमेंट मतलब लागू करवा रहे हैं। तो हम कोई सी भी बात कर रहे हैं तो वो किसकी वजह से कर रहे हैं, टॉप एम्प्लॉयर की वजह से कर रहे हैं। क्योंकि लॉ क्या कहता है कि मालिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड सेफ वर्क प्लेस टू द एम्प्लॉय। मालिक की जिम्मेदारी है कि अपने लोगों को सेफ वर्क प्लेस प्रोवाइड करे। तो यहाँ सेफ, अब मालिक तो नहीं आएगा ना कि रिस्क असेसमेंट करके सारे हजार्ड्स को हटवाए, वहां से सेफ्टी इंस्पेक्शन करवाए, सेफ्टी सैंपलिंग करवाए और वर्क प्लेस को सेफ बनवाए, हाउसकीपिंग करवाए खड़ा होकर के, क्योंकि मालिक तो नहीं करेगा। तो मालिक क्या करता है कि अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको नीचे क्या करता है, नीचे डेलीगेट कर देता है, नीचे के एम्प्लॉइज को बांट देता है। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सीईओ को दे देगा, सीईओ नीचे क्या करेगा अपने फर्स्ट लाइन मैनेजर्स को दे देगा, फिर मैनेजर क्या करेंगे अपने नीचे अंडर मैनेजर को दे देंगे, मैनेजर फिर सुपरवाइजर को दे देगा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, खड़े होकर के सेफ वर्क प्लेस पे काम करवाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एज पर द लॉ, एम्प्लॉयर की। लेकिन यहाँ पर खड़ा कौन है, उसको दिखा सुपरवाइजर खड़ा है। क्योंकि 50 जगह काम चल रहा है, 100 जगह काम चल रहा है, तो 100 जगह मालिक एक जगह एक समय पे कैसे आ सकता है। लेकिन मालिक क्या करता है, अपनी जिम्मेदारियां नीचे नीचे लोगों को डेलीगेट कर देता है, बांट देता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कैन बी डेलीगेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटी जा सकती है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी लीड्स टू अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबल मतलब जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जिसको जवाबदेही है। यू कैन डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो टॉप मैनेजमेंट का बंदा है ना, जिसकी जिम्मेदारी है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को तो नीचे डेलीगेट कर देगा, लेकिन अपनी अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही को नहीं कर सकता है वो। अगर फिर भी कोई एक्सीडेंट होता है तो जवाब उसी को देना पड़ेगा। अथॉरिटी को दे सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को दे सकता है, जिम्मेदारी को दे सकता है, अपने पावर को दे सकता है नीचे वालों को, और ये दोनों चीजें साथ में दी जाती हैं। अगर अथॉरिटी नहीं देगा, पावर नहीं देगा, तो वर्कर डरेंगे नहीं। भाई आपको सेफ्टी ऑफिसर है लेकिन आपको हमने पावर नहीं दी कि आप फाइन लगा सकें, किसी को डांट सकें, काम को रुकवा सकें, किसी पे फाइन लगा दें, ये पावर आपको अथॉरिटीज नहीं दी है। और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है आपको कि सेफ्टी के साथ खड़े होकर के गड्ढा खुदवाइए और एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। तो आपको अथॉरिटी नहीं है कि आप उसको डांट सकें, आप उसको रोक सकें, आप फाइन लगा सकें, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे निभा पाएंगे। तो ऑलवेज रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में अथॉरिटी भी दी जाती है। तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को नीचे वाले एम्प्लॉइज पे बांटा जा सकता है। आप मैनेजर बन जाएंगे तो अपने सुपरवाइजर को आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे, अपनी अथॉरिटी भी दे देंगे कि हाँ रुकवा देना, फाइन लगा सकते हो, लेकिन जवाबदेही अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं दे पाएंगे। अगर एक्सीडेंट होता है तो जवाबदेही आप ही की होगी। तो कहा कि यू आर इन द फ्रंट लाइन ऑफ सेफ्टी एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एम्प्लॉयर, मालिक के रिप्रेजेंटेटिव हुआ, एम्प्लॉयर के, मालिक के। यू विल मेक डिसीजन अबाउट लोकल सेफ्टी प्रैक्टिसेस, आप ही डिसीजन मेक करेंगे। यू आर इन कंट्रोल बट रियली हैपेंस, और सारा का सारा कंट्रोल आप जानते हैं, उसी के हिसाब से आपको करना है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी लीड्स टू अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा अकाउंटेबिलिटी को लीड करती है। यू कैन डेलीगेट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बट यू कैन नॉट गिव अवे योर अकाउंटेबिलिटी, यू आर अल्टीमेट अकाउंटेबल। आप जवाबदेही को नहीं डेलीगेट कर सकते। आप अगर मैनेजर की पोस्ट पे भी पहुंच जाएं या और भी टॉप में HSE मैनेजर की या HSE मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पे पहुंच गए, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे वालों को देंगे, अपनी अथॉरिटीज को देंगे, लेकिन अपनी जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी को नहीं देंगे। जब भी एक्सीडेंट होगा या जवाब देना होगा किसको, चाहे कंपनी के मालिक को देना हो, चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देना हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट को देना हो, तो टॉप मैनेजमेंट का बंदा ही अकाउंटेबल होता है जो बात करता है।
तो कहा लेट्स गो बैक टू अवर ओपनिंग सिनेरियो, पहले की सिनेरियो में वापस चलते हैं जहां पर एक्सीडेंट हुआ था। अब अपने आप को उस पोजीशन पर रख के देखिए कि आप मैनेजर थे उस ऑर्गेनाइजेशन में और आप ही के साइट के ऊपर एक एक्सीडेंट हुआ और यू आर अकाउंटेबल फॉर असेसिंग एंड मैनेजिंग द रिस्क द एम्प्लॉय इज एक्सपोज टू, और आप ही की ये जिम्मेदारी थी, आप ही की जवाबदेही थी कि वहां पर रिस्क जो है वो मैनेज किया जाएगा। अब बताइए कि यू विल हैव टू अरेंज रिप्लेसमेंट लेबर, जो वो वर्कर चला गया है जिसको चोट लग गई है हॉस्पिटल में, उसके लिए एक नया बंदा आप पहले लाइए, हो सकता है वो वेल्डिंग करने वाला था, वेल्डर था। अब वेल्डर दोबारा लेके आइए, क्योंकि वेल्डर अगर काम नहीं करेगा तो आगे के एम्प्लॉय कैसे काम करेंगे, लेबर कैसे काम करेंगे, तो एक बंदा लेके आइए लेबर, पहले रिप्लेसमेंट लेबर लेके आइए। फिर एक्सीडेंट जो हुआ है उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाइए, ये आप ही की जिम्मेदारी है। फिर उसकी रिपोर्ट बनवाइए, कस्टमर को रिपोर्ट करिए, जो आपके कस्टमर हैं उनको बताइए कि आपका ऑर्डर जो है वो डिले हो जाएगा क्योंकि हमारे यहाँ एक्सीडेंट हो गया है। फिर उसके बाद हो सकता है कुछ इन्फोर्समेंट ऑफिसर आ जाएं, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग आ जाएं, हो सकता है लेबर मिनिस्ट्री के लोग आ जाएं, और उनको आप उनसे बात करिए, बैठ के उनसे आप डिबेट करिए, डायलॉग्स करिए उनसे। फिर उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी और चली आ रही है, उसके मेंबर्स, भाई इंश्योरेंस क्लेम भी तो लेना है, तो इंश्योरेंस कंपनी चली आई, उससे बात करिए। फिर हो सकता है अगर अनफॉर्चुनेटली बैड लकली अगर वो एक्सीडेंट की न्यूज किसी मीडिया के हाथ में लग गई है तो फिर मीडिया को भी मैनेज करिए। यू विल हैव टू टेल योर एम्प्लॉइज फैमिली, उसके बाद उस जिसको चोट लगी है उसकी फैमिली को बताइए दैट ही विल नॉट बी कमिंग होम टुनाइट, आज वो घर नहीं आ रहा है क्योंकि वो हॉस्पिटलाइज हो गया है, चोट लगी। सो बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी की जॉब होती है एज ए मैनेजर की, और ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे जैसे आपके डिजिग्नेशन बढ़ती हैं वैसे वैसे जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। इसीलिए कहते नहीं कि वो एसी में बैठ करके और काम किया करते हैं, लेकिन वो एसी में जितना ही ज्यादा आपकी पोजीशन ऊपर की तरफ जाएगी उतनी ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो फिजिकल वर्क आपका कम होता चला जाएगा लेकिन आपका मेंटल वर्क बढ़ता चला जाएगा। टेंशन उसमें हायर पोजीशन वालों को ज्यादा होती है, क्यों? क्योंकि जवाबदेही उनकी है ना। आप तो सुपरवाइजर तो टेंशन फ्री है, जवाब कौन देगा? मैनेजर सर देंगे, हमारे कंपनी से बात करेंगे, जिससे बात करना वही करेंगे, हमसे तो बात भी नहीं करने हो, तो हमको तो कोई टेंशन नहीं, उसी को मैनेज करना है, कंसर्न अथॉरिटी को मैनेज करना है, लेबर भी रिप्लेस करा के दूसरा अपॉइंट करना है, पुलिस डिपार्टमेंट से बात करना है, कोर्ट भी जाना है, हॉस्पिटल भी विजिट करना है, उसकी फैमिली कंपनसेशन भी दिलाना है, तो ओवरऑल वो चीजें मैनेज कर रहा है। तो कहा कि यू आर इन द फ्रंट लाइन ऑफ सेफ्टी, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग डिसीजन अबाउट लोकल सेफ्टी प्रैक्टिसेस एंड इन्फ्लुएंसिंग सेफ्टी कल्चर। आप ही फ्रंट लाइन के बंदे हैं, आप ही डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, आप ही इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सेफ्टी कल्चर को। आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो ये पहला मॉड्यूल था जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया, मॉड्यूल फर्स्ट। 5 मिनट का रेस्ट, ताकि जो चीज पढ़ी है, स्टडी की है, वो ग्रैब 5 मिनट के, आप पानी पी लीजिए, देन वी विल स्टार्ट अगेन।